रहीम। हमारी जो है वो फर्स्ट ईयर की क्लास बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स किंगडम पे चल रही है। और अभी जो लास्ट टाइम हमने स्टडी किया उसके अंदर हमने स्टडी किया था बैक्टीरिया का कंट्रोल और यानी कि बैक्टीरिया के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, यानी कि इम्पोर्टेंस ऑफ द बैक्टीरिया, और साथ साथ दूसरी चीज के बैक्टीरिया पर कंट्रोल कैसे पाया जा सकता है। तो मुझे सिर्फ वरीशा स्टूडेंट ने भी थोड़ी देर पहले होमवर्क भेजा है। कल वाला होमवर्क मैंने चेक नहीं किया बच्चे को, वो मैं चेक कर लूंगा मजीद। तो माशाल्लाह वरीशा ने भेजा, अच्छा बनाया, बहुत जबरदस्त उसको डिजाइन क्रिएट भी किया। अच्छा, अब हम बात करते हैं इस चैप्टर को आगे लेके चलना चाहते हैं। और जैसे कि बैक्टीरिया क्योंकि उससे एंटीबायोटिक बनती है, और एक टॉपिक हमारे पास आता है, ये रहा जनाब, इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। ये दो चीजें हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती हैं, मेडिसिनल ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। इसको केमिकल भी कहते हैं। जैसे ऊपर देखें लिखा हुआ, ये स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? पहले सारे बताएं। यस सर, हो रही है। ठीक है। अच्छा, जैसे ये लिखा हुआ है, हमने कल पढ़ा था फिजिकल मेथड, ये रहे फिजिकल मेथड, लेकिन मैंने स्टेरिलाइजेशन और ये सारी चीजों को स्टडी किया था, और बॉइलिंग और ये सारी चीजें, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या है, केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में एंटीसेप्टिक्स है, डिसइंफेक्शन है, डिसइंफेक्टेंट्स हैं, जिसको आप हैंड सैनिटाइजर्स भी कहते हैं। ये भी हमने कल बात डिस्कस कर ली थी। कीमोथेरेप्यूटिक मतलब जिसके अंदर केमिकली सब्सटेंस मिलाकर जो है पैथोजन से स्टेरिलाइज किया जाए हाथों को, जिस्म को, किसी भी चीज को, सरफेस को। ये भी जो आपके सरफेस क्लीनर आता है, ये भी सारे केमिकल जो है मेथड्स के अंदर आते हैं, ठीक है ना। कीमोथेरेपी, एंटीबायोटिक्स। अच्छा, अब दूसरा है इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन को समझने पहले जनाब, हम ये बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं, और कोरोना ने ये बात हमको वाज़ेह तौर पर समझा दी है कि हमारी बॉडी, एक अननोन अनपढ़ बंदे को भी समझा दी है कि हमारे जिस्म के अंदर एक क़ुव्वत मुदाफ़अत का ऐसा सिस्टम होता है जो तमाम किस्म के बाहर से आने वाले जरासीमों से लड़ता है, या ऐसी चीज जो बॉडी के लिए सही ना हो उनसे लड़ता है। वो वायरस आए, बैक्टीरिया आए, फंगल स्पोर आ जाए, कोई एंटीबॉडी बॉडी के अंदर चला जाए, कोई डस्ट पार्टिकल चला जाए, उन सब, यानी कि हमारी आंख में कंकर जाता है मट्टी से, या कोई बारीक से कीड़ा घुस जाता है, तो हमारी आंख से थोड़ी देर में 10 सेकंड में 15 सेकंड के अंदर पानी, आंसू वाला पानी जो था वो निकलना शुरू हो जाता है। क्यों? ये हमारा इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है कि उस जर्रे को बहा के पानी के जरिए बाहर निकाला जा सकता है यहाँ पर, क्योंकि वो एक फिजिकल क्वांटिटी आंख के अंदर आ गई। तो ये भी हमारा इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है। खांसी आपका इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है, नजला आपका इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है, ठीक है ना। खांसी जो हम खांसते हैं कि जैसी कोई डस्ट जाती है आपके, कोई धुआं गले में जाता है, तो ये आपको फौरन खांसी आती है, सारे रिस्पॉन्सेज इम्यून सिस्टम के। इस तरह कोई चीज गले, नाक, स्किन को क्रॉस करते हुए जब ब्लड में चली जाती है, ब्लड के अंदर आपके पास इम्यून सिस्टम वाला काम व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, ये सारे काम अंजाम दे रहे होते हैं। तो इम्यूनाइजेशन, इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर एक ऑलरेडी एक डिफेंसिव सिस्टम है जो सबके खिलाफ लड़ता है। इस इम्यून सिस्टम जो सबके खिलाफ लड़ता है, लेकिन वैक्सीनेशन जो होती है वो किसी खास पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट काम करती है, तमाम डिजीज के अगेंस्ट काम नहीं करती। जैसे हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन हेपेटाइटिस के अगेंस्ट काम करेगी। अच्छा, ए वाली ए के काम करेगी अगेंस्ट, बी की बी वाले के अगेंस्ट, सी के सी वाले के अगेंस्ट। ऐसा नहीं कि आपने हेपेटाइटिस को एक की लगा ली तो वो ए बी सी तीनों, या ए डी ई के जितने भी हैं हेपेटाइटिस ए बी सी डी ई चक्कर, उन सबके अगेंस्ट काम नहीं करेगी। तो पता लगा कि वैक्सीनेशन किसी खास डिजीज के लिए होती है, जबकि इम्यूनाइजेशन हमारी पूरी बॉडी का सिस्टम है और वो अगेंस्ट तमाम ऑर्गेनिजम्स के काम करता है, एंटीबॉडीज के। अब वैक्सीनेशन इस्तेमाल की जाती है इम्यून सिस्टम को मजीद पावरफुल करने के लिए। मसलन एक इंसान के जिस्म में इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, बहुत सारी डिजीज वो खुद ही रेजिस्ट कर लेता है अपने इम्यून सिस्टम के जरिए, ठीक है ना। अपने इम्यून सिस्टम के जरिए बहुत सारी डिजीज रेजिस्ट काम कर लेता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि किसी खास डिजीज के अगेंस्ट उसको वैक्सीनेशन दी जाती है। मसलन हेपेटाइटिस के अगेंस्ट उसको एक खास तकवीत दी जाती है कि तुम एक खास मिसाइल रखो इस वाली बीमारी के लिए। समझ आ रही बात? यानी कि हमारे पास जो फोर्स होती है, आर्मी होती है,
वो हमारे बॉर्डर का दिफा कर रही होती है। उस आर्मी को हम, उसके पास हथियार होते हैं सारे नॉर्मल हथियार, लेकिन किसी खास मिसाइल दुश्मन के अगेंस्ट उसको अगर कोई और प्रोटेक्शन दी जाती है तो वो वैक्सीनेशन कहलाएगी। मतलब आर्मी को मजीद स्ट्रॉन्ग करना दुश्मन के हमले के, किसी खास हमले के अगेंस्ट। तो वैक्सीनेशन क्या करती है? किसी खास हमले के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है। तो ये दो चीज हो गई आपके पास, इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन। ठीक है ना? वही एंटीसेप्सिस मतलब एलिमिनेट और रिड्यूस द पॉसिबल इन्फेक्शन। ठीक है ना? यानी कि मैक्सिमम इन्फेक्शंस को दूर करने के लिए, मैक्सिमम इन्फेक्शंस को खत्म करने के लिए। वही एंटीसेप्टिक मतलब सेप्टिक के अगेंस्ट, इन्फेक्शन के अगेंस्ट। अब यहाँ पर हमारे पास जो है वो इस सारी इसकी डिटेल और कब हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो खैर रीडिंग आप सिंपली कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जनाब एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया से ही बनती हैं बैक्टीरिया को मारने के लिए। दोबारा समझिएगा, एंटीबायोटिक जो बैक्टीरिया से ही बनती हैं और बैक्टीरिया को किल करने के लिए बनती हैं, वो एंटीबायोटिक्स जो होती हैं इनका इस्तेमाल बता रहा है, यूजेज एंड मिस यूजेज, यानी कि उनका फायदेमंद इस्तेमाल और उनका गलत इस्तेमाल। हमारे यहाँ क्या होता है जनाब कि देखिए ये लफ्ज वर्ड टू वर्ड इसको आप जरा अंडरस्टैंड कर लेंगे ना तो आपको थोड़ी सी बात समझने में और भी आसानी हो जाएगी। क्या आसानी हो जाएगी जनाब? देखिए हम बात करते हैं। एंटीबायोटिक इज अ ग्रीक वर्ड अगेंस्ट एंड बायोस लाइफ, यानी जिंदगी के अगेंस्ट। एंटी मतलब अगेंस्ट, बायो मतलब लाइफ, जिंदगी। लेकिन किसकी जिंदगी के अगेंस्ट? हमारी जिंदगी के अगेंस्ट, पेशेंट की जिंदगी के अगेंस्ट नहीं। पेशेंट के अंदर जो माइक्रोब्स आ गए, बैक्टीरिया स्पेशली आया है जो कि उसको बीमार कर रहा है, खराब कर रहा है, उनकी जिंदगियों को खत्म करता है। इसलिए एंटीबायोटिक रिगार्डिंग अगेंस्ट द एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। ठीक है ना? माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम करती है, हमारे जिस्म के अगेंस्ट काम नहीं करती। एंटीबायोटिक्स आर द कीमोथेरापिक, जाहिर से ये भी केमिकल से बनती है सारी, केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ द डिजीज, यानी कि इन्फेक्शन को खत्म करने के लिए, डिजीजेस को खत्म करने के लिए। ठीक है? इंटरनली इस्तेमाल होती है, यानी कि आप ओरली इसको या इंजेक्शन के जरिए, इंजेक्टेबल होती है या ओरली आप इसको ले लेंगे। एंटीबायोटिक्स आर सिंथेसाइज्ड एज ए secreted by the certain bacteria। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए आ गया, ये एंटीबायोटिक बनती कहां से? बैक्टीरिया से ही एक्सट्रैक्ट की जाती है। जो दूसरे बैक्टीरिया हैं उन्हीं बैक्टीरिया से, क्योंकि बैक्टीरिया बैक्टीरिया के दुश्मन होते हैं। जो दुश्मन बैक्टीरिया होते हैं बीमारी के गैस वाले, उनके बैक्टीरिया को निकाल के वैक्सीन में डाल दिया जाता है, बॉडी में डाल दिया जाता है। तो जब कोई बीमारी फैलाने वाला बैक्टीरिया आता है तो फौरन उसको ये खा जाता है, फौरन इसको जो है ये फौरन जो है वो इसको खा जाता है तेजी के साथ और उसको इन्फेक्शन फैलाने नहीं देता। ठीक है की बात? तो सेक्रेटेड बाय द बैक्टीरिया, पता लगा एंटीबायोटिक भी बनती किससे है? बैक्टीरिया से बनती है। ये आगे जनाब एक्टोमाइसीट्स, ये फंजाई है, लेकिन जहां लफ्ज आ जाए ना, मैं आपको फार्मूला बता रहा हूँ, ये MYCETES माइसीट्स, जहां लफ्ज माइसीट्स या बेसिडियो का लफ्ज आ जाए या माइसीट का लफ्ज आ जाए, बेसिडियो फंगस की डिवीजन को बताती है, BASIDO। ठीक है ना? नहीं बेसिडियो नहीं, माइकोटा। जहां लफ्ज MYCOTA आ जाए, माइकोटा मतलब फंगल की डिवीजन है। जहां लफ्ज MYCETES माइसीट्स आ जाए, वहां पर फंजाई की क्लास है। तो हमने पढ़ी थी ना सिस्टमेटिक पोजीशन, तो डिवीजन और क्लास, ये दो चीजें आ जाती है। तो एक्टोमाइसिन एक फंजाई है, इससे भी एंटीबायोटिक्स बनती हैं। टुडे सम एंटीबायोटिक्स आर द सिंथेसाइज्ड इन द लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में बनाई जा रही है बहुत सारे केमिकल के जरिए से। हाउएवर देयर ओरिजिन आर द लिविंग सेल, भले चाहे वो कह रहे हैं लैब में बनाए जाए या किसी जगह भी बनाए जाए, लेकिन लिविंग सेल ही उनका बुनियाद होता है जहां से वो निकालते हैं। लिविंग सेल कौन सा होता है? मोस्टली प्रोकैरियोटिक सेल ही होता है जिससे वो एंटीबायोटिक्स बनाते हैं। To determine the dose of the choice on the most known as the mode of the action, possible adverse side effects in the human beings। अब वो क्या कह रहा है कि जब हम मेडिसिन, ये लास्ट लाइन मैंने पढ़ी, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि यहाँ तक कह रहा है कि जहां एंटीबायोटिक अपना इफेक्ट रखती हैं, इफेक्ट मतलब
जहां हमें वो अपने बीमारियों से बचाती हैं, अपनी खास डिजीज के अगेंस्ट काम कर रही होती हैं, तो वहां पर कुछ इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। ठीक है ना, वहां कुछ क्या होते हैं उसके, अक्सर अक्सर आप मोस्टली ये लफ्ज सुनते हैं साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट मतलब एक मेडिसिन आपने खाई जिसने आपके अंदर, एंटीबायोटिक खाई आपने नमूनिया फीवर के अगेंस्ट, उस मेडिसिन ने नमूनिया, साल्मोनेला टाइफाइड, साल्मोनेला नमूनिया के या टाइफाइड के अगेंस्ट खाई, बड़ी कॉमन है। कौन सी? सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, सिप्रोक्सिन, बहुत मशहूर मेडिसिन। अगर आप ये खाते हैं तो जो टाइफाइड का बैक्टीरिया आपके बॉडी में है उसको किल करती है ये मेडिसिन जाके, लेकिन साथ साथ दूसरे भी प्रॉब्लम कॉज करती है। यानी कि मेन प्रॉब्लम तो आपकी खत्म करेगी करेगी। मेन प्रॉब्लम कौन सी है आपकी इस वक्त? टाइफाइड का बुखार है ना, उसे तो खत्म करेगी करेगी, लेकिन साथ साथ दूसरा मसला क्या करेगी? जैसे कि आपको डॉक्टर एंटीबायोटिक के साथ साथ मल्टीविटामिन भी लिखता है। क्यों लिखता है मल्टीविटामिन डॉक्टर? इसलिए कि जो एंटीबायोटिक होती हैं ये बॉडी के अंदर से विटामिन को भी खत्म कर देती हैं। एंटीबायोटिक्स पेट को डिस्टर्ब करती हैं, डाइजेशन को खराब करती हैं, इसलिए डॉक्टर आपको फौरन एंटीबायोटिक ऑगमेंटन दे रहा हो, लीवोफ्लॉक्सिसिन दे रहा हो, सिप्रोफ्लॉक्सिसिन दे रहा हो, और कोई ग्रुप की मेडिसिन आपको दे रहे हो डॉक्टर, तो फौरन आपको या तो मेट्रोडाइनाजोल, जिसके अंदर आपके पास फ्लैजेल ये देते हैं, या इसोमिप्राजोल या ओमिप्राजोल, ठीक है ना, जिसको आप कहते हैं राइजिक के नाम से याद रखते हैं आप लोग, राइजिक बहुत ज्यादा ईसो के नाम से भी आती है ये टेबलेट, क्योंकि ये पेट को गड़बड़ से बचाती है, क्योंकि एंटीबायोटिक जाके पेट गड़बड़ करती है। हम साइड इफेक्ट पे गुफ्तगू कर रहे हैं, याद रखिए। तो दो बड़े मसले करती है, एक तो एंटीबायोटिक क्या करती है? विटामिन को खत्म करती है हड्डियों से, बोन से। दूसरी किस चीज को खत्म करती है एंटीबायोटिक? पेट को डिस्टर्ब करती है, डाइजेशन को डिस्टर्ब करती है। इसलिए हमें जो लोग मेडिसिन खा रहे होते हैं एंटीबायोटिक, उनको मोशन हो जाते हैं, इसलिए डॉक्टर फौरन साथ के साथ आपको एंटी एस्पाज्मोटिक, याद रख लें, एंटी एस्पाज्मोटिक। एंटी एस्पाज्मोटिक क्या होते हैं? जो पेट के दर्द से निजात दिलाते हैं। और जाहिर है जब डाइजेशन खराब होगी और मोशन होंगे और फ्लूचुलेंस, फ्लूचुलेंस कहते हैं पेट में गैस भरने को, ये सारे साइड इफेक्ट्स हैं किसके? एंटीबायोटिक्स के। लेकिन ये खाना क्यों जरूरी है भाई? क्योंकि अगर आपकी बॉडी से जब तक नमूनिया का या टाइफाइड का बैक्टीरिया नहीं जाएगा तो वो बुखार ही खत्म नहीं होगा, आपको उसको भी मारना जरूरी है। तो फिर इन साइड इफेक्ट्स के लिए डॉक्टर आपको दूसरी दवाएं देते हैं। इसलिए आपको बीमारी एक होती है लेकिन डॉक्टर आपको मेडिसिन 3, 4 या 5 तक भी टेबलेट्स आपको देते हैं ताकि आप दूसरे साइड इफेक्ट से भी बच सकें। ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाने से कि कोई शख्स ये सोच के खा ले कि भाई मुझे ज्यादा बुखार है या ज्यादा मुझे इन्फेक्शन है तो मैं ज्यादा एंटीबायोटिक खा लूं, डॉक्टर की डोज से तजावुज कर जाऊं ज्यादा, तो उससे स्किन रिएक्शंस भी होते हैं। बल्कि कुछ और इंसानों की इम्यून सिस्टम एंटीबायोटिक्स को ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करता और स्किन रिएक्शन फौरन हो जाते हैं, मतलब स्किन में जगह जगह रैशेस पड़ना शुरू हो जाते हैं और खुजली मचना शुरू हो जाती है। एंटीबायोटिक का एक एडवर्स इफेक्ट ये भी है। तो हमने 5-6 एंटीबायोटिक के एंटी एडवर्स इफेक्ट भी पढ़ लिए। तो हम एंटीबायोटिक का यूजेस भी पढ़ रहे हैं और मिस यूजेस भी देख रहे हैं। ठीक है जनाब, ये भी आपकी सारी नॉलेज के हवाले से। मैसिव क्वांटिटी ऑफ द एंटीबायोटिक्स, देखिए दोबारा भी, अब आपको जो मैंने बताया उसको थोड़ा सा थ्योरिटिकली भी देख लें। थ्योरिटिकली quantities of the antibiotics are being prepared and used which are the followed by the widespread problem from the drug resistance in the microorganism। कि अभी मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ी रेंज एंटीबायोटिक्स की अवेलेबल है जो कि एंटीबायोटिक्स के एंटीबैक्टीरियल काम कर रही है, बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम कर रही है, माइक्रोऑर्गेनिज्म रेजिस्टेंस कर रही है। The result in the increasing in the resistance against the disease treatment। एक मुसीबत ये भी होती है, याद रखें, कि जब हम किसी भी एक मेडिसिन को रेगुलर लेना शुरू करते हैं और उसको काफी दिनों तक लेते हैं, 15, 20, 25 दिन तक लेना शुरू कर देते हैं, चाहे आपकी वो रिलैक्सिंग टैबलेट्स हो जो कि माइंड को रिलैक्स करती हैं, सुकून की गोलियां होती हैं, या कोई और सी आप ब्लड प्रेशर की टैबलेट लेते हैं या और बहुत सारी टैबलेट्स लेते हैं, ये बहुत बात समझने की है। कुछ अरसे बाद वो टैबलेट बॉडी में असर करना छोड़ देती है, यानी कि फिर पेशेंट डॉक्टर के पास आता है, वो कहता है डॉक्टर साहब अब मुझे ये दवा असर नहीं कर रही, शुरू में कर रही थी जो आपने दी,
15-20 दिन मेरा बिल्कुल सेट रहा, लेकिन अब ये दवा मुझे असर नहीं कर रही, मुझे दोबारा से वही प्रॉब्लम, जो भी होता। उसका सबसे बड़ा रीजन ये लिखा हुआ जो मैंने हाईलाइट कर रखा, द रिजल्ट इन एन इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज ट्रीटमेंट, जो मैंने हाईलाइट कर रखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है डॉक्टर्स बनने के लिए, डॉक्टर्स की टीम को अंडरस्टैंड करने के लिए और डायग्नोस करने के लिए। ठीक है, यानी कि बेसिक लाइन है। क्यों होता है ऐसा कि जैसे जैसे हमारा इम्यून सिस्टम किसी भी बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस के अगेंस्ट हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस कायम करके उसको बॉडी के लिए नाकारा बनाता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है ना, इसी तरीके से याद रखें हमारा इम्यून सिस्टम मेडिसिन के अगेंस्ट भी काम करता है, और जब वो मेडिसिन के अगेंस्ट काम कर रहा होता है तो इस तरीके से ड्रग्स की रेजिस्टेंस बना लेता है। यानी कि पहले अगर एक टैबलेट से पेशेंट को सुकून आ जाया करता था, अब महीने बाद एक टैबलेट से नहीं आएगा, उसे 2 टैबलेट्स खानी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि एक टैबलेट मुस्तकिल खाते खाते उसकी बॉडी में रेजिस्टेंस आ गई इम्यून सिस्टम में। अब जो दूसरी टैबलेट उसने खाई है अब वो असर कर रही है, पहले वाली तो रेजिस्टेंस में पूरी हो गई, दूसरी असर। इस तरह होता क्या है कि पेशेंट अपनी डोज में इजाफा करता चला जाता है, इसे कहते हैं एडिक्शन। इसे मेडिकल साइंसेज बॉडी बायोलॉजी लैंग्वेज में क्या कहते हैं? एडिक्शन, आदी होना। जैसे कि एक शख्स एक दिन एक सिगरेट पीता है, फिर एक 4-5 दिन बाद 2 सिगरेटें कर देता है, क्योंकि सिगरेट भी ड्रग्स है, मैंने आपको बता चुका हूँ, ड्रग्स और मेडिसिन। फिर 6 हफ्ता महीने बाद उसकी 2-4 सिगरेट के कारण वो पैकेट लेना शुरू कर देता है, फिर वो एक दिन में 2-2 पैकेट पीना शुरू कर देता है 6 महीने, 5 महीने, साल बाद। क्यों? उसकी एडिक्शन इंक्रीज होती चली जा रही है, उसकी रेजिस्टेंस इंक्रीज होती चली जा रही है। तो अब उसको वो पहली सिगरेट के अंदर से वाला मजा नहीं आ रहा जो पहली सिगरेट में आता था। इसी तरीके से शराब वाला, उसको पहले दिन जो शराब की एक बोतल में मजा आना शुरू होता है, उसकी रेजिस्टेंस बढ़ती चली जाती है। इसी तरीके से जो रिलैक्सिंग टैबलेट्स लेते हैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, वो एक हफ्ते, महीने, 2 महीने तक तो ठीक है, एक टैबलेट पे गुजारा चल जाता है उनका, लेकिन महीने बाद दोबारा अपने टैबलेट को इंक्रीज करते हैं। फिर इस तरह बहुत सारी मेडिसिन है जिनका जो है वो एडिक्शन हो जाती है और मजीद जो है पेशेंट खराबी की तरफ जाता है। इसका फिर इलाज क्या होता है कि जैसे तदरीजन उसकी डोज बढ़ी है, इस तरह उसकी डोज आहिस्ता आहिस्ता गिराई जाएगी, एकदम भी डोज खत्म नहीं की जाती। जैसे कि आप देखते हैं कि जो चरसी, हेरोइन पीने वाले होते हैं, ड्रग्स पीने वाले होते हैं, इनका जब किसी पागल खाने में या किसी अस्पताल में इलाज होता है तो इनको बांध के रखा जाता है, लेकिन इनको रोजाना डोज दी जाती है, लेकिन इनकी डोज को रोज बरोज आहिस्ता आहिस्ता कम किया जाता है। एकदम ठक से कम नहीं करते, वरना वैसे ही मर जाएंगे वो। समझ आ रही है ना बातें सारी जो मैं कर रहा हूँ? रिस्पॉन्स करें, सारे बात समझ में आ रही है? सबकी आवाज समझ में आ रही है? यस सर, समझ आ रही है। ठीक है ना? डिटेल डिस्कशन बात समझ में आ रही है कि कहाँ कहाँ तक एंटीबायोटिक्स के असरात और पॉजिटिव और नेगेटिव असरात हैं? शाबाश बेटा, रिस्पॉन्स करें, बात को डिस्कस करें। तो कोई सवाल हो तो यहाँ तक की सवाल करें, कोई बात है, गुफ्तगू करनी है। सर जैसे कोई वायरस बैक्टीरिया हमारे अंदर जाते हैं तो हम उसके लिए मेडिसिन खाते हैं, तो वो बनाते हैं ना अपनी रेजिस्टेंस, तो उस मेडिसिन के हिसाब से तो हमारा इम्यून सिस्टम क्यों बनाते हैं, जबकि हम तो इम्यून सिस्टम को ही सही करने के लिए खा रहे होते हैं ना मेडिसिन तो। नहीं, देखिए, हम इम्यून सिस्टम को सही करने के लिए नहीं खा रहे होते। इम्यून सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर एक बिल्ट इन सिस्टम है, वो सिस्टम वीक हो जाता है। क्यों वीक हो जाता है कि कभी कभार कोई स्ट्रॉन्ग पैथोजन उसके पास आ जाता है और वो इसको क्रॉस करके उसके एसिनोफिल, बेसिनोफिल, व्हाइट ब्लड सेल्स को हरा कर डिफीट करके बॉडी के ब्लड में जाके शामिल हो जाता है। अब हम 2 तरीके से काम कर रहे होते हैं कि वो जो बॉडी में जाके अब हमें परेशान कर रहा है, उसके लिए हम मेडिसिन खा रहे हैं। परेशान क्या कर रहा है? पेट का दर्द कर रहा है, इंडाइजेशन कर रहा है, स्किन इन्फेक्शन कर रहा है, नोजियल कंडीशन आ रही है, वोमिटिंग कंडीशन हो रही है, ठीक है ना, स्किन रैशेस, स्किन इन्फेक्शन होना शुरू हो गए, ठीक है, इंटरनल अल्सर होना शुरू हो गया, जख्म होना शुरू हो गया अंदर, तो उसके अगेंस्ट हम मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम हमारी डाइट पर डिपेंड करता है, ये बात याद रखें। जितनी हेल्दी, फाइन, हाइजीन डाइट सर लेंगे। आपकी आवाज बार बार जारी आ रही है, सिग्नल बेटा आ रहे ऐसा हो जा रहा रहे है हैं क्या? सर। सबके साथ हो रहा है? आवाज आ रही है मेरी सबके, नहीं आ रही? सर क्लियर आ रही है सही आ रही है आवाज। बेटा फिर आप अपनी तरफ चेक करें, ठीक है ना? अच्छा जनाब, तो ओके हम क्या सर। समझाने जा रहे थे? तो हमारा इम्यून सिस्टम हमारा सिर्फ और सिर्फ डाइट पे डिपेंड करता है। कोई मेडिसिन ऐसी नहीं है जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करे। उसका बहुत आसान सी बात है, हमारे इम्यून सिस्टम हमारा व्हाइट ब्लड सेल से मिलकर बना, कोई केमिकल नहीं है हमारा इम्यून सिस्टम।
तो जो हमारा वाइट ब्लड सेल्स है, यकीनन ब्लड हमारा बनता है हमारी डाइट से जो हम खाते हैं, तो जितनी हेल्दी डाइट लेंगे उतना अच्छा ब्लड बनेगा, उतना अच्छा रेड ब्लड सेल और साथ साथ व्हाइट ब्लड सेल बने। जितने अच्छे व्हाइट ब्लड सेल्स बनेंगे उतना अच्छा इम्यून सिस्टम हमारा होगा। जैसे खजूर बहुत ज्यादा अच्छा है, ड्राई फ्रूट बहुत जबरदस्त है हमारे इम्यून सिस्टम के लिए, ठीक है ना। नॉन ऑयली जो है ना, जो नॉन हाइजीन डाइट्स होती हैं, हाइजीन डाइट लेना जरूरी है, ठीक है ना। फैटी डाइट्स लेना खतरनाक होता है इम्यून सिस्टम के लिए। तो फिर हम इम्यून सिस्टम को तो सिर्फ अपनी डाइट की वजह से सेट कर रहे होते हैं, बाकी इम्यून सिस्टम हमारा खुद ब खुद रेजिस्टेंस कायम करता है आने वाले बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ठीक है ना। इसी तरीके से मेडिसिन के अगेंस्ट भी इम्यून सिस्टम रेजिस्टेंस कायम करता है, इसलिए ज्यादा अरसे मेडिसिन लेना भी खतरनाक हो जाता है, मेडिसिन अपना असर छोड़ देती है, ये बात हम कर चुके। ठीक है जनाब, आगे जनाब यहाँ पर आ गया misuse. Antibiotics can interact with the human metabolism and the severe cases can cause the death human beings. जो बहुत ज़रा जोर से गौर से समझिएगा कि एंटीबायोटिक हमारे लीवर के ऊपर भी बहुत ज्यादा सीवियर इम्पैक्ट डालती है। ये जो हमारा लीवर है डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी कि हमारे खानों में से जहरीले और फासिद मादों को बाहर निकालता है, पहला काम। दूसरा जो मेटाबॉलिज्म है, यानी कि एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, जो कि केमिकल रिएक्शंस है, वो भी सबसे बड़ी फैक्ट्री हमारी बॉडी के अंदर लीवर है। तो एंटीबायोटिक जाके लीवर को भी बहुत सीवियरली इम्पैक्ट करती है। ज्यादा कह रहा है, देखें उसने वहां इस्तेमाल किया है एंड सीवियर कॉजेज द कैन कॉज, यानी कि मिस यूजेज, यूजेज नहीं, मिस यूजेज मतलब ओवरडोजेज, जरूरत से ज्यादा लेना। इन्फेक्शन खत्म हो गया नहीं यार, फिर भी डॉक्टर ने कहा था 5 दिन लेना है, मैं 7 दिन तक लूंगा, नहीं क्यों, अच्छा है बिल्कुल खत्म हो जाए ना, ऐसा नहीं कीजिएगा। जैसा डॉक्टर ने कहा है, डॉक्टर नोज द बेटर कि कितनी सीवियरिटी है डिजीज की और कितनी मेडिसिन के अंदर वो खत्म हो जाएगी, अंडरस्टैंड ना। तो क्या कह रहा है डिटॉक्स, और फिर जब लीवर मेटाबॉलिज्म खराब होगा तो ये डेथ भी काज कर सकता है। ठीक हो गया भाई, एक और में क्या आ गया, misuse of the antibiotics such as the penicillin can cause the allergic reaction। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि एंटीबायोटिक्स स्किन एलर्जिक रिएक्शंस भी करती है, ये भी आपके सामने आ गया। सिमिलरली द स्ट्रेप्टोमाइसिन, अब देखें लफ्ज ये आ गया माइसिन, अब आपके पास न्यूमाइसिन, क्लेथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये जो जितनी माइसिन 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 है, दे आर ऑल द एंटीबायोटिक्स। न्यूमाइसिन तो हमारे बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होती है जख्मों पे लगाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि जबरदस्त एंटीबैक्टीरियल है और जख्मों के ऊपर बैक्टीरिया ग्रोथ करता है, इसलिए न्यूमाइसिन लगाते हैं ताकि वो बैक्टीरिया को ग्रोथ करने ना दे और इन्फेक्शन जल्द से जल्द और बेहतर तरीके से आ जाए। और ये भी कहते हैं कि जख्म को खुश्क होने जो है जख्म को खुश करने के लिए एंटीबायोटिक्स लगाई जाती है। जैसी जख्म आप देखें, कुछ अरसे तक तो जख्म के ऊपर पट्टी होती है जब तक जख्म गहरा होता है, टांग टूटे या कोई और इंजरी हो जाए, कोई और हो जाए, तो जब तक उसमें से ब्लीडिंग और जख्म गहरा होता है जब तक तो पट्टी होती है। लेकिन जब वो भरना शुरू होता है तो फिर डॉक्टर कहता है अब इस जख्म को खुला छोड़ें आप, क्योंकि अब हवा भी एक बहुत जबरदस्त एंटीबायोटिक है, आपको पता होना चाहिए कि हवा खुद इटसेल्फ इज एन एंटीबायोटिक। लेकिन हवा जब जख्म पे लगती है तो हमें जख्म पे चीस मचती है, याद रखें जख्म पे जब भी चीज मचती है इसका मतलब है कि वो बैक्टीरिया को किल कर रही है, ठीक है ना। नमक भी आपको पता है बैक्टीरिया को किल करता है, लेकिन नमक के अंदर तकलीफ बहुत होती है। ये जो हमारी पायोडीन है, जो आप पायोडीन मोस्टली इस्तेमाल करते हैं जख्मों के अंदर, स्प्रिट है, पहले स्प्रिट इस्तेमाल होती थी, टिंचर, लफ्ज टिंचर भी इस्तेमाल करते हैं आप, ठीक है बेटा। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है क्लियर? यस सर आ रही है। ठीक है, जो टिंचर भी इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर जख्मों के ऊपर, वो टिंचर जैसे एक जख्म पे लगाते हैं तो जनाब पेशेंट उछल जाता था पहले, तो जाहिर है वो एकदम जब कटे हुए जख्म पे लगता है तो वो बैक्टीरिया को किल करता है तो तकलीफ होती है। लेकिन अब इन सब का जबरदस्त हल साइंस ने निकाल लिया है, जो कि पायोडीन आपके पास है। अब पायोडीन इतनी जबरदस्त चीज है कि आपको जलन नहीं मचती, चीस नहीं मचती, और वो बैक्टीरिया को भी किल करती है। जबरदस्त एंटीसेप्टिक है, एंटीबायोटिक है, और तेजी के साथ जख्म को, यानी कि बाईपास हुआ हो किसी का, ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, किडनी सर्जरी हुई हो, बहुत बड़ी बड़ी सर्जरी हुई हो, तो सर्जरी के बाद डॉक्टर नाउ ओनली रिकमेंड द पायोडीन ओनली, क्योंकि पायोडीन इतनी जबरदस्त चीज है कि मेरी खुद वालदा का ऑपरेशन हुआ, ओपन हार्ट सर्जरी हुई, मैंने उनकी काफी अर्से तक ड्रेसिंग करी, टांग कटी उनकी, उस टांग की सर्जरी में ड्रेसिंग में करता रहा काफी अर्से तक। तो यकीन रखें पायोडीन इतनी जबरदस्त चीज है कि बेहतर, आप अपने घरों में भी पायोडीन अपना फर्स्ट एड बॉक्स बना के रखें, जिसके अंदर रुई, कॉटन, रोल,
सर्जी गाजेज की जो बैंडेज होती हैं वो, न्यूमाइसिन की जो होती है, और स्किन इन्फेक्शन की कुछ और फ्यूडिक ये जो होती है ये रखें अपने पास। और हाइड्रोकोर्टिजोन जख्म को साफ करने के लिए होता है, वो उसको भी रखें, पायोडीन भी रखें। यानी कि आप क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट भी हैं, वैसे भी आप एक जो है फर्स्ट एड बॉक्स बना के रखें घर में। कभी भी किसी वक्त खुदा ना खास्ता छोटी मोटी इंजरी हो जाती है तो फर्स्ट एड खुद ही देनी होती है इंसान। तो जितने भी लफ्ज माइसिन है ये सब के सब एंटीबायोटिक्स है। क्या कह रहा है कि एंटीबायोटिक, देखें खतरनाक बात सुनिएगा जरा। सिमिलरली द स्ट्रेप्टोमाइसिन कैन इफेक्ट द ऑडिटरी नर्व, यानी कि कुव्वत समाअत, कान को भी हल्का सुनने में प्रॉब्लम कर सकती है ज्यादा। thus causing the deafness, बहरापन। इसलिए कहते हैं एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बहुत एहतियात के साथ, जितना डॉक्टर ने कह दिया उससे ज्यादा नहीं। और एक अच्छी बात ये होती है, याद रखें कि जितनी डॉक्टर ने मेडिसिन में कही होती है 5 दिन की 7 दिन की, तो उसमें 95% या 90% बैक्टीरिया की ग्रोथ या बैक्टीरिया किल हो चुका होता है। बाकी जो 5-10% बचता है हमारा इम्यून सिस्टम काम करना शुरू कर देता है, उसके ऊपर वैसे ही कब्जा काबू पा लेता है। इम्यून सिस्टम क्योंकि खुदा का बना हुआ हमारी बॉडी के अंदर बिल्ट इन स्ट्रक्चरल मैच्ड है हमारी पूरी बॉडी से, इसलिए उसका काम बेहतरीन होता है बॉडी के लिए। तो हम मेडिसिन से सिर्फ इम्यून सिस्टम की हेल्प करते हैं कि भाई अभी जो ये पैथोजन तुम्हारे, जैसे भी थोड़ी देर पहले वरिशा ने भी सवाल किया था, बड़ी अच्छी बात की थी, मेडिसिन से सिर्फ क्या करते हैं, इसकी हेल्प कर देते हैं, इसकी इम्यून सिस्टम की, कि भाई तेरे साथ अभी प्रॉब्लम थी कि तुझे हरा के पहुंच गया अंदर तक, अब हम इसको मार रहे हैं, फिलहाल तू अपना काम करता रहे और जल्द से जल्द इसके अगेंस्ट भी काम करना शुरू कर। मेडिसिन ये काम करती है। नेक्स्ट आपके पास आ रही है टेट्रासाइक्लिन, tetracycline and its related compound cause the permanent discoloration of the teeth in the young children. Discoloration of the teeth in the young children, देखिए हमारे दांत के ऊपर जो ये चमकीलापन होता है ना, जिसे हम कहते हैं डेंटिन, जिसे कहते हैं डेंटिन, ये एक तो आयरन से भी खराब होता है, दूसरा एंटीबायोटिक से भी खराब होता है। ये डेंटिन खराब हो जाता है और दांतों के अंदर डिस्कोलोराइजेशन, ठीक है ना, तो उस दांतों डिफॉर्मिटीज भी आ जाती है दांतों के अंदर, मतलब दांतों की शेप भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, दांतों की शेप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। ओके, बात समझ में आ गई? इस तरीके से ये सारे हैं। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। ये हमारा एक कल का इंशाल्लाह पूरा लेक्चर होगा और हम पूरे के अंदर साइनोबैक्टीरिया को स्टडी करेंगे और साइनोबैक्टीरिया से पूरा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। साइनोबैक्टीरिया जो कि हमारे पास ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक में कोई यूजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स में बायोटिक्स में कोई बात करनी हो या कोई आपके पास कोई स्टडी हो उसको शेयर करना हो आपने? सर जब डॉक्टर दवा देते हैं तो कभी कभार ऐसे बोलते हैं कि आपको ये पूरी बोतल पीनी है, तो ऐसे तो वो जब तक तो वो जो डिजीज हमें हुई है तो वो तो अपने खिलाफ रेजिस्टेंट बना लेगी, तो फिर तो वो हमें असर ही नहीं करेगी। वाह, बहुत इतना अच्छा क्वेश्चन किया खदीजा ने कि डॉक्टर हमें, मैं क्वेश्चन दोहरा दूं, सब सुन लें। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब कभी हमें दवा देते हैं, एंटीबायोटिक की दवा देते हैं, और जैसे मैं समझाऊं, मैं आपको बताऊं, सेफेक्सिम का सिरप देते हैं, मोस्टली सेफेम का सिरप देते हैं, ठीक है। और वो दवा मोस्टली पाउडर सस्पेंशन में होती है और उसके अंदर आप उसको पानी डाल के बनाते हैं, ऐसे ही ना खदीजा बेटा? ठीक है ना? तो एक्चुअली वो सिरप आपने कभी गौर किया है कि वो सिरप 5 दिन में खत्म भी हो जाता है, क्योंकि एक्चुअली उसमें डोजेज ही उतनी होती है। पूरी बोतल से मुराद ये नहीं होता कि उसकी बोतल, क्योंकि बोतल तो हमारे पास 160 ml की भी है, 120 ml की भी है, 60 ml की भी है, तो उस पूरी बोतल में आप उसका देखें, बोतल का साइज भी नॉर्मल होता है और उस पूरी बोतल के अंदर 14 या 16 खुराक होती है, बस वो बीडी होती है। बीडी देखें, एक लफ्ज और भी होता है, बीडी, टीडी, ओडी। ओडी मतलब वंस अ डे। देखिए डॉक्टर अक्सर लिखते हैं, डॉक्टर लिखते हैं 1 + 0 + 0 + 0, या डॉक्टर लिखते हैं 1 + 1 + 1, या डॉक्टर लिखते हैं 1 + 0 + 1, या डॉक्टर यूं लिखते हैं कि 0 + 1 + 1। ये होता क्या है +1 + 1? मैं आपको समझाऊं कि पहले तो मैं इसकी खदीजा की बात का जवाब दे दूं कि सिंपल सी बात है कि उस बोतल में डोजेज जो है ना 14 या 16 डोजेज होती हैं,
जितना आपका इन्फेक्शन होता है उसी को किल करने के लिए, और वो डोज पूरी चाहिए होती है ताकि आप अपनी जो बैक्टीरियल ग्रोथ बॉडी में हो चुकी है उसे खत्म कर दें। ठीक है, कोई बड़ी बोतल नहीं होती, वो छोटी होती है। और याद रखें, आपको जो एंटीबायोटिक्स की मेडिसिन मिलती है ना, वो भी आपको 7, 14 या 21 के स्ट्रिप में मिलती है मोस्टली। कभी कभार 10 की बना देते हैं हमारे पाकिस्तान में, लेकिन अब्रॉड के अंदर जो स्टैंडर्ड है मेडिसिन का, जो एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है उनका पत्ता या तो 7 टैबलेट्स का होगा या 14 टैबलेट्स का होगा या 21 टैबलेट का होगा, क्योंकि यही डोज बनती है एंटीबायोटिक की। इसलिए डॉक्टर कहता है आपको पूरा पत्ता खाना है, तो हम पूरे पत्ते से या पूरी बोतल से क्या समझ रहे हो, भाई ये तो बहुत सारी मेडिसिन, ठीक है ना। लेकिन डॉक्टर वहां बैठ के जाहिर से नहीं समझाता हर एक को, उसके बाद में टाइम भी नहीं होता समझाने के लिए। अच्छा, अब मैं बता रहा था कि ये एक लफ्ज था ओडी। ओडी कहते हैं वंस अ डे, मतलब ऐसी टेबलेट जो डॉक्टर ने करी कि ये आपने दिन में एक टाइम लेनी है, अब वो कभी भी ले लें, सुबह ले लें, दोपहर ले लें, शाम ले लें। डॉक्टर 3+ बनाता है, 1+1+1। पहला प्लस सुबह को रिकमेंड करता है, दूसरा प्लस दोपहर के खाने को रिकमेंड करता है, तीसरा प्लस रात के खाने को रिकमेंड करता है। अगर डॉक्टर ने 1 बनाया है तीसरे नंबर पर, 0+0+1, तो उसका मतलब ये टेबलेट आपने कब लेनी है, जल्दी बताएं। रात को लेनी है, क्योंकि तीसरे टाइम के वाले खाने। इस तरह अगर पहले में 1 लिखा हुआ है, बाकी 2 में 0 लिखा हुआ है, तो टेबलेट कितनी बार लेनी है और कब लेनी है? सुबह लेनी है, एक दफा लेनी है। जिसे कहते हैं ओडी। कभी कभार डॉक्टर 1+0+0 कर देता है, या कभी कभार सिर्फ 1 के आगे ओडी लिख देता है, 0D ओडी लिख देता है। ओडी मतलब वंस अ डे, कभी भी ले लें, सुबह ले लें, शाम ले लें, रात ले लें। लेकिन अगर एक टेबलेट लेनी हो और वो किसी खास टाइम लेनी हो, तो फिर डॉक्टर 1 के आगे ओडी नहीं लिखेगा, 1 के आगे लिखेगा कि 0+0+1 रात में लेनी है, या फिर 1+0+0 यानी सुबह में लेनी है। समझ आ रही ना बात? कुछ डॉक्टर लिख भी देते हैं कि सुबह में, शाम में, लेकिन अक्सर डॉक्टर, आप क्योंकि मेडिकल के स्टूडेंट हैं इसलिए मैं आपको ट्रिक और टेक्निक समझा रहा हूँ कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ना भी सीखें। आपके घर में जो भी बीमार हो, जैसा भी बीमार हो, डॉक्टर के पास से आए, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन उसके पास हो, आप उसको लें, पढ़े। डॉक्टर ने कोई टेस्ट करवाया हो, जब वो टेस्ट की रिपोर्ट आए तो आप उसे पढ़ें। अभी से प्रैक्टिस डालना शुरू कर दें। थिंक लाइक अ डॉक्टर, सोचें डॉक्टर की तरह। आज से सोचना शुरू करेंगे तो यू विल बी अ परफेक्ट डॉक्टर। यानी कि आज से प्रैक्टिस शुरू कर देंगे ना, तो आप हाउस जॉब के अंदर एज ए डॉक्टर काम कर रहे होंगे, एज ए जो है ना हाउस जॉब काम नहीं करेंगे वहां पर। अभी से काम शुरू कर दें इन चीजों के ऊपर, और आपको गाइडलाइन मिल रही है तो उन रिपोर्टों को भी पढ़ें। उस रिपोर्ट्स के अंदर डिजीज का नाम भी होता है, उस पैथोजन का नाम भी होता है, कल भी डिस्कस किया था मैंने कि जिसने उस डिजीज काज की होती है। और एंटी फंगस होगा तो फंगस आ जाएगा, बैक्टीरिया होगा तो बैक्टीरिया आ जाएगा, जिस पैथोजन ने किया। और उसके अगेंस्ट मेडिसिन ससेप्टेबल और रेजिस्टेबल। ससेप्टेबल जो उसके अगेंस्ट काम नहीं करेंगे, रेजिस्टेबल जो उसके अगेंस्ट उसको रेजिस्ट करके रोक देंगी, काम करेंगे। तो इसी तरह अगर डॉक्टर ने 1+1+1, तो इसका मतलब है कि एक टेबलेट तीनों टाइम लेनी है, और मोस्टली खाने के बाद होती हैं टेबलेट्स, 95% खाने के बाद, क्योंकि मेडिसिन भरे हुए पेट में ही असर करती है। खाने के कहते हैं कि 10 मिनट बाद, आधा घंटे बाद, 20 मिनट बाद लेनी चाहिए। कुछ मेडिसिन होती हैं जो निहार मुंह या खाने से पहले ली जाती है, जैसे कि शुगर की मेडिसिन जो होती हैं वो मोस्टली खाने से पहले ली जाती है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन बेटा? सर जैसा आपने बताया, जब हमारे जख्म हो जाता है तो हम उस पर मुख्तलिफ दवाएं लगाते हैं ताकि वो भर जाए। तो शुगर के पेशेंट्स जो होते हैं, अगर उन्हें कोई जख्म हो जाए तो उनका जख्म क्यों नहीं भरता? वाह, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया बेटा क्वेश्चन करने का। देखिए, शुगर एक इतनी सीवियर डिजीज है कि शुगर के पहले आप समझे शुगर कहते हैं किसको है। हमारे खून के अंदर शुगर की एक खास मकदार है जो 80 और 120 मिलीग्राम पर 100 डाइल्यूट मीटर के दरमियान में होती है, एक उसका रेशो है। ब्लड में इसका इस कंडीशन से ज्यादा हो जाना, होम्योस्टेटिस इसको मेंटेन करता है। होम्योस्टेटिस इंटर का चैप्टर है, हम पढ़ते हैं, उसको मेंटेन करता है। लेकिन जब वो मेंटेन नहीं कर पाता, उसकी बहुत सारी वजूहत हैं कि शुगर ही नहीं बन रही है, इंसुलिन हमारी बॉडी में नहीं बन रही, हमारी पैंक्रियाज खराब हो गई है, हम डायबिटीज मेलाइटिस 1 में चले गए या 2 में चले गए, बहुत सारी बातें। मैं सिर्फ आपके सवाल का जवाब देना चाह रहा हूँ कि जब शुगर बॉडी में बढ़ जाती है ब्लड में, तो याद रखें हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड ही काम कर रहा है, खून ही काम कर रहा है। और खून जब तक परफेक्ट लेवल के ऊपर
तमाम बैलेंस को बैलेंस नहीं रखेगा, तमाम चीजों को, तब तक खून सही तरह काम नहीं करेगा। शुगर क्या करती है? शुगर की ज्यादा मिकदार ब्लड के बहुत सारे कामों को खराब कर देती है। मसलन शुगर की जरूरत से ज्यादा मिकदार खून में जाके नजरों को, आंखों को खराब करती है। किसे खराब करती है? नजरों को खराब करना शुरू कर देती है, दिखना कम शुरू हो जाता है, पर्दे खराब करती है आंखों के, हड्डियों को कमजोर करती है, कैल्शियम को खत्म करती है। इसी तरीके से शुगर प्लेटिलेट्स पे भी अपना असर डालती है। किस पे? प्लेटिलेट्स। और ये वो प्लेटिलेट्स ही होते हैं जो हमारे ब्लड को जमाते हैं। हमें कट लगता है, फौरन प्लेटिलेट्स आते हैं और उसको जो है प्लेटिलेट और उसको खून कट को जमा देते हैं। शुगर वाले के प्लेटिलेट्स काम करना छोड़ देते हैं, जिससे उसका जख्म जल्दी नहीं भरता, क्योंकि खुश्क ही नहीं होता। इसलिए शुगर वाले के लिए एहतियात बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि ऐसा ना हो कि उसका जख्म ना सूखने की वजह से खराब हो जाए। इसलिए उसको एंटीबायोटिक्स भी बड़ी एहतियात से दी जा रही होती हैं, उसको पायोडीन्स और एंटीसेप्टिक्स भी बहुत ज्यादा एहतियात से इस्तेमाल की जा रही होती हैं। और शुगर वाले का जख्म इसी वजह से बहुत देर से ऐसा ही होता है। शुगर डीफनेस, बहरापन भी पैदा करती है जनाब। शुगर सूंघने की सलाहियत को भी कम कर देती है, शुगर देखने की सलाहियत को भी कम कर देती है। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, हमारे पास वैसे भी लास्ट मिनट रह गया, तो आज हमने सिंपल डिस्कस क्या किया है कि एंटीबायोटिक्स के फायदे और एंटीबायोटिक्स के ज्यादा इस्तेमाल से उसका नुकसान। तो सिर्फ आपका होमवर्क में ये बनता है यूजेस एंड मिस यूजेस ऑफ द एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स के पहले हमने बैक्टीरिया की पढ़ा था कल, बैक्टीरिया के फायदे और नुकसान। आज हम बैक्टीरिया का एक फायदा है मेडिसिन, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि कितना फायदा और कितना नुकसान है मेडिसिन का, बैक्टीरिया से बनने वाली। ठीक है बच्चा, बात समझ में आ गई सारी? अब आपका होमवर्क भी यही बनता है कि एंटीबायोटिक कहाँ कहाँ फायदेमंद है और कहाँ कहाँ एंटीबायोटिक आपके लिए नुकसानदेह है।